मूवी की शुरुआत आन्या से होती है, जो एक स्वीपर की तरह काम करती है और एक गंदे घर की सफाई करने आती है। घर की हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वहाँ हर तरफ फीमेल अंडरगारमेंट्स बिखरे होते हैं। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहती है कि हर मर्द एक जैसा ही होता है, सबको रोज नई लड़कियां चाहिए, सिवाय मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड के। फिर वो अपने फोन में उसके बॉयफ्रेंड की फोटो देखती है और उसे किस करने लगती है। इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां उसका बॉयफ्रेंड उसे फूल देता है और कहता है कि वो बहुत पैसे जमा कर रहा है ताकि जल्दी से घर खरीदकर उससे शादी कर सके। ये सुनकर आन्या बहुत खुश हो जाती है और फिर पूरे मन से उस गंदे घर को साफ कर देती है। जब वो बाहर आती है तो डस्टबिन के पास उसे एक लड़का पड़ा मिलता है, जिससे डरकर वो गालियां देती हुई वहां से भाग जाती है। लेकिन जैसे ही वो लड़का अपना चेहरा ढकने वाला कपड़ा हटाता है तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका वही बॉयफ्रेंड है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर लू को दिखाया जाता है, जो मेमोरियल हॉल में अपने दादाजी की फोटो को अगरबत्ती दिखा रहा होता है। वो 3 अगरबत्ती जलाता है और 3 बार झुककर प्रणाम करता है, क्योंकि उसके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। तभी उसका मैनेजर आता है और कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी दादाजी की पोती को ढूंढकर उससे शादी करनी होगी, क्योंकि दादाजी की वसीयत में लिखा है कि जो भी पोती से सबसे पहले शादी करेगा वही पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि दादाजी ने कुछ बच्चों को गोद लिया था और मिस्टर लू भी उन्हीं में से एक है। मिस्टर लू अपने मैनेजर से पूछता है कि इस बात की जानकारी और किसको है, तो वो कहता है अभी तक किसी को नहीं। तब मिस्टर लू कहता है कि मेरे लिए किसी एक सही लड़की को ढूंढो जो पोती साबित हो सके, ताकि मैं उससे जल्दी से जल्दी शादी कर सकूं और सारी प्रॉपर्टी मिल जाए। इसके बाद हमें फिर से आन्या को दिखाया जाता है, जो उसी बड़े और आलीशान घर में सफाई करने आती है जहां मिस्टर लू रहता है। घर को देखकर वो पूरी तरह हैरान हो जाती है और सोचती है कि इतने बड़े घर में इतने सारे नौकरों के होते हुए भी उसे सफाई के लिए क्यों बुलाया गया। इसका मतलब ये लोग कितने अमीर हैं। वो कहती है कि अमीरों के भी अलग ही शौक होते हैं, हर काम के लिए उन्हें अलग आदमी चाहिए होता है। फिर वो घर की एक फोटो क्लिक करती है, लेकिन उसे पोस्ट नहीं कर पाती क्योंकि वो ब्लैक लिस्ट हो चुकी होती है। तभी एक औरत आती है और कहती है कि जल्दी अंदर जाकर अपना काम खत्म करो। अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां मिस्टर लू का मैनेजर उसे लड़कियों की तस्वीरें दिखा रहा होता है। पहली लड़की को देखकर मिस्टर लू कहता है उसका चेहरा एकदम बेजान लग रहा है। दूसरी को देखकर कहता है उसका चेहरा बहुत बड़ा है और तीसरी को देखकर गुस्से में कहता है क्या चाइना में अब कोई अच्छी लड़की नहीं बची। फिर वो खुद ही फोटो उठाकर देखने लगता है कि तभी आन्या वहां पहुंचती है। आन्या को देखते ही मिस्टर लू और उसका मैनेजर दोनों चौंक जाते हैं। मैनेजर कहता है कि इसकी आंखें और आईब्रोज तो एकदम दादाजी से मिलती हैं। फिर लू तुरंत अपने मैनेजर को इशारा करता है कि इसका डाटा निकालो। आन्या को वो बैठने के लिए कहता है और वह खुश होकर बैठ जाती है। मिस्टर लू उससे आईडी मांगता है और वो उसे दे देती है। तभी मैनेजर भी लौट आता है और कहता है कि इस लड़की का कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, इसके ना माता पिता हैं, ना घर है और ना कोई रिश्तेदार, मतलब ये पूरी तरह से अनाथ है। ये सुनकर मिस्टर लू बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि यही सही लड़की है। इस बीच आन्या उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है और गुस्से में आकर चिल्लाकर पूछती है कि आप लोग मेरी चुगली क्यों कर रहे हो। इस पर मिस्टर लू कहता है कि मैं कोई चुगली नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हें सीधे सीधे एक बात कहूंगा, मुझसे शादी कर लो। आन्या ये सुनकर पूरी तरह हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। मिस्टर लू कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। और फिर कुछ लड़कियां पैसे से भरे ब्रीफकेस लेकर आती हैं और आन्या के सामने खोल देती हैं। इतने सारे पैसों को देखकर आन्या की आंखें चमकने लगती हैं, लेकिन तभी ब्रीफकेस बंद कर दिया जाता है और उसकी आंखों की चमक भी चली जाती है। इसके बावजूद वो शादी करने से मना कर देती है और कहती है कि मैं पहले से ही किसी और से प्यार करती हूँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो मुझसे जल्द शादी करेगा। और फिर वो उसकी खूब तारीफें करने लगती है। अन्या अपने कमरे में होती है, तभी उसके मोबाइल पर कॉल आता है। स्क्रीन पर अपने बॉयफ्रेंड ब्रूस का नाम देखकर वो बेहद खुश हो जाती है और उत्साह में सबको दिखाती है कि ब्रूस का कॉल आया है। वो खुशी से फोन उठाती है, लेकिन कॉल पर ब्रूस कहता है कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहता है। अन्या चौंक जाती है और पूछती है कि ऐसा क्यों, उसने तो वादा किया था कि वो उससे शादी करेगा। ब्रूस कहता है कि हाँ वादा किया था, लेकिन अब नहीं कर सकता क्योंकि अन्या गरीब है, उसके माता पिता नहीं हैं, वो अनाथ है और वो अब उससे शादी नहीं कर सकता। अन्या कहती है तुमने कहा था अगर मैं 2 लाख युवान इकट्ठे कर लूं तो तुम मुझसे शादी करोगे। ब्रूस कहता है हाँ कहा था, लेकिन तुम्हें वो पैसे इकट्ठा करने में 3 साल लग गए। अब वो पैसे अपने पास रखो और उन्हें ब्रेकअप का मुआवजा समझ लो। वैसे भी तुम जैसी गरीब लड़की को तो प्यार के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ये सारी बातें मिस्टर लू पास में बैठा सुन रहा होता है, जो चुपचाप ड्रिंक कर रहा था।
वो हैरानी से देखता है कि जो लड़की कुछ मिनट पहले अपने प्यार का घमंड कर रही थी वो अब टूट चुकी है। अन्या को बहुत गुस्सा आता है। वो अपमानित महसूस करती है और वहीं मिस्टर लू का ऑफर स्वीकार कर लेती है। मिस्टर लू उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि उसके पास एक प्लान है, जिसे सुनकर अन्या कहती है मैं तैयार हूँ। मिस्टर लू उसे एक शादी का कॉन्ट्रैक्ट देता है और दोनों मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहां वो और कपल्स को प्यार से बातें करते हुए देखते हैं, जिससे अन्या थोड़ी खुश होती है। लेकिन तभी उसकी नजर एक कपल पर जाती है जहां लड़की अपने बॉयफ्रेंड की पिटाई कर रही होती है। अन्या को देखकर थोड़ा अजीब लगता है। फिर मिस्टर लू उसे साफ शब्दों में समझाता है कि ये शादी सिर्फ 1 महीने की होगी। 1 महीने बाद वो उसे तलाक देगा, लेकिन बदले में उसे 5 मिलियन युवान और एक विला मिलेगा। अगर वो शर्तें मानती है तो साइन कर दे। अन्या बिना किसी देरी के साइन कर देती है। मिस्टर लू पूछता है कि क्या उसने 1 सेकंड भी सोचा। अन्या मुस्कुराकर कहती है कि 1 सेकंड सोचना उन 5 मिलियन की बेइज्जती होती। फिर वो मिस्टर लू का हाथ पकड़कर कहती है चलो अब शादी की फोटो खिंचवा लेते हैं। दोनों की शादी की फॉर्मेलिटीज पूरी होती हैं और उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाता है। बाहर आकर मिस्टर लू कहता है कि अब अन्या को उसके साथ शिफ्ट होना होगा। अन्या थोड़ी हैरान होती है और मजाक में कहती है कि ये पहले नहीं बताया, अब इसके लिए 2 मिलियन एक्स्ट्रा लगेंगे। मिस्टर लू तुरंत मान जाता है। अन्या खुश होकर कहती है कि उसे कम पैसे मिलेंगे, लेकिन तुरंत मिलेंगे। तभी मिस्टर लू का मैनेजर 2 बड़े ब्रीफकेस लाता है जो पैसों से भरे होते हैं। अन्या उन्हें खोलती है और पैसों की चमक देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो पूछती है क्या मैं सपना देख रही हूँ। फिर वो दोनों ब्रीफकेस उठाकर कहती है अब मैं चलती हूँ और बाद में मिलती हूँ, और वहां से इतनी तेजी से भागती है जैसे कोई उसके पैसे छीन लेगा। मिस्टर लू अपने मैनेजर से कहता है उसके पीछे जाओ और ध्यान रखना कि वो कोई ऐसा काम ना करे जिससे मेरी इमेज खराब हो जाए। अगले सीन में ब्रूस अपने घर पर मीजी नाम की औरत के साथ होता है। वो मीजी से कहता है कि उसने अन्या से ब्रेकअप कर लिया है और जल्द ही उसके पैसे भी लौटा देगा। बातों से पता चलता है कि ब्रूस ने मीजी से कर्ज लिया है और अब चुका नहीं पा रहा, लेकिन मीजी उससे सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि शारीरिक संबंध के लिए भी जुड़ी है। तभी अन्या वहां पहुंचती है और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। वो ब्रूस को जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि क्या इस घटिया औरत के लिए तुमने मुझे धोखा दिया। फिर वो ब्रूस को पीटती है। मीजी बीच में आती है तो उसे भी धक्का दे देती है। ब्रूस गुस्से में उसे मारने आता है, लेकिन अन्या उसे उठाकर पटक देती है। ब्रूस चिल्लाता है कि यहाँ से निकल जाओ, लेकिन अन्या कहती है कि ये घर उसी ने रेंट पर लिया है, इसलिए अब उसे जाना चाहिए। मीजी कहती है कि वो ये घर खरीद सकती है। ब्रूस भी उसका समर्थन करता है। तभी मकान मालकिन वहां आती है और कहती है कि पिछले महीने का किराया और बिजली का बिल बाकी है, कुल 3000 युवान देने हैं। ब्रूस कहता है कि अन्या कहाँ से देगी, उसे तो 2 लाख इकट्ठा करने में 3 साल लगे थे और वो भी मुझे दे दिए थे। फिर वो कहता है अगर तुम मेरे सामने घुटनों पर आओ तो मैं तुम्हें 2 ज़ौला दूंगा ताकि आज रात तुम्हें सड़क पर न सोना पड़े। दोनों उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अन्या मुस्कुराकर कहती है कि तुम लोग सोचते हो मैं गरीब हूँ, लेकिन अब मैं एक मिलियनियर हूँ। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, चेहरा शांत लेकिन नजरों में आग थी। यह सुनते ही अन्या हैरान हो जाती है और ब्रूस और मीजी हंसने लगते हैं। वे कहते हैं तुम अनाथ हो, सपने देखना बंद करो। ब्रूस बोलता है अगर तुम मिलेनियर हो तो मैं चाइना का सबसे हैंडसम लड़का हूँ। मीजी मजाक उड़ाते हुए कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं तुम्हें साइकेट्रिस्ट से मिलने के लिए RS 200 दूंगी, और पैसे उसके ऊपर फेंक देती है। फिर मीजी कहती है अब तुम इस घर से निकल जाओ क्योंकि मैं इसे 5 लाख युवान में खरीद रही हूँ। आन्या जवाब देती है मैं इसे 2 गुने में खरीदूंगी। यह सुनकर ओनर खुश हो जाती है और कहती है अगर ये सच है तो मैं सारा पैसा कैश में चाहूंगी। आन्या ब्रीफकेस उठाकर कहती है मैं सब कैश में दूंगी। हाउस ओनर ब्रीफकेस लेने ही वाली होती है कि ब्रूस कहता है क्या तुम उस पर ट्रस्ट कर सकती हो? अगर उसके पास इतना पैसा है तो मैं अपने सारे बाल कटवा दूंगा। आन्या कहती है तो फिर तुम इसके लिए तैयार हो जाओ, और ब्रीफकेस खोल देती है। सब पैसा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। ब्रूस पैसे उठाने ही वाला था कि आन्या उसे रोककर कहती है छूने का सोचना भी मत। फिर ब्रूस रंग बदलकर आन्या से प्यार से बोलता है क्या तुमने कोई लॉटरी जीती है? आन्या कहती है हाँ मैंने बहुत सी लॉटरी जीती है और मैं सारा पैसा तुम्हें दे दूंगी। ब्रूस बहुत खुश हो जाता है। यह देख मीजी को गुस्सा आता है, लेकिन आन्या कहती है पहले बाल कटवाओ। ब्रूस कहता है क्या तुम मजाक कर रही हो? आन्या बोलती है नहीं, इतने पैसों के लिए इतना तो कर ही सकते हो। तभी हाउस ओनर चिल्लाती है क्या मैं पागल लगती हूँ? ये सारा पैसा नकली है। ब्रूस और आन्या तुरंत पैसे चेक करते हैं। मीजी हंसने लगती है और आन्या के होश उड़ जाते हैं। मीजी ब्रूस से कहती है अब भी उसके साथ रहना चाहते हो? और फिर कहती है मैं अब ये घर नहीं खरीद रही, और चली जाती है। हाउस ओनर उसे रोकने की कोशिश करती है। ब्रूस को गुस्सा आता है
और वह उसके पीछे भागता है। आन्या सदमे में होती है क्योंकि उसकी शादी में धोखा मिला। ओनर उसे कहती है तुम बहुत बेगैरत हो और जाने लगती है। तभी कुछ गार्ड्स आकर रास्ता रोक लेते हैं और 2 ब्रीफकेस आन्या के सामने रखकर कहते हैं मैडम हमें माफ कीजिए, पिछली बार गलती हुई थी, अब असली पैसे लाए हैं। आन्या पैसे चेक करती है और हाउस ओनर भी देखती है। फिर आन्या कहती है अब तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो, ये पैसे लेकर निकल जाओ, अब यह घर मेरा है। अगले सीन में आन्या पैसे के नते हुए बहुत खुश होती है। तभी उसकी दोस्त लिली की कॉल आती है और वह रोते हुए कहती है मैं बहुत दुखी हूँ, प्लीज मेरे साथ ड्रिंक पर चलो। आन्या कहती है ठीक है, आज मैं तुम्हारा इलाज करूंगी, हम बीजिंग के सबसे महंगे बार में चलेंगे। उसकी दोस्त ओके कहकर कॉल कट कर देती है और स्टाइल में बाल सेट करती है। आन्या भी अमीरों की तरह सज-धज कर क्लब पहुंचती है। एली उसे देखकर हैरान रह जाती है। आन्या के साथ गार्ड्स होते हैं। लिली भी आती है और स्टाइल में चश्मा उतारती है। लिली गार्ड्स पर फिदा हो जाती है और बात करने लगती है। आन्या अपना कोट उतारकर गार्ड्स को देती है और कहती है जाओ मेरी दोस्त के पास बैठो। दोनों गार्ड्स जाकर बैठ जाते हैं और लिली बहुत खुश होकर कहती है तुम बहुत हैंडसम हो और एक से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। वह अनकंफर्टेबल हो जाता है और जल्दी से आन्या से कहता है मैडम हम बाहर आपका इंतजार करते हैं। आन्या इजाजत देती है और वो दोनों चले जाते हैं। लिली पीछे से चिल्लाती है हैंडसम लड़कों मत जाओ, मेरा दिल टूट जाएगा। आन्या उसे मारकर शांत करती है। फिर लिली कहती है सच सच बताओ क्या चल रहा है। वो तुम्हें मैडम कह रहे थे तुम मुझे बीजिंग के सबसे महंगे क्लब में लाई हो जहाँ की कॉकटेल 80 की है, क्या तुमने किसी अमीर से शादी कर ली। आन्या कहती है तेरी बहन को शादी की जरूरत नहीं, वो खुद अमीर है। लिली कहती है मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। आन्या जवाब देती है क्योंकि मुझे हाल ही में आन्या को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला और उसने बहुत पैसे कमाए और वो मन ही मन सोचती है कि 1 महीने बाद उसका डिवोर्स हो जाएगा तो शादी की बात बताने की जरूरत नहीं। पर लिली बहुत खुश हो जाती है और दोनों खुशी में चिल्लाती हैं। फिर आन्या कहती है चलो बहन गर्दा मचा देते हैं और लिली बारटेंडर को बुलाकर महंगा मेन्यू मंगवाती है जिसमें वाइन की कीमत 4 लाख होती है। पर वो अब अमीर थी इसलिए बिना देखे कहती है 0.1 लेकर आओ। बारटेंडर खुश हो जाता है। लिली की खुशी का ठिकाना नहीं होता। तभी ब्रूस मीजी के साथ आकर ताना मारता है कि 2 गरीब लड़कियां महंगे क्लब में क्या कर रही हैं और आन्या से कहता है क्या तुम्हें सफाई करने नहीं जाना। इस पर लिली पूछती है ये सब क्या हो रहा है। आन्या कहती है इस आदमी ने मुझे इस औरत के लिए छोड़ दिया। सुनकर लिली चौंक जाती है और ब्रूस से कहती है तुमने इस ड्रम जैसी औरत के लिए मेरी प्यारी दोस्त को छोड़ा, शर्म नहीं आई। आन्या ने 3 सालों तक साथ दिया, घर के लिए पैसे बचाए, स्कर्ट तक नहीं खरीदी, ठंड में भी काम किया। आन्या उसे शांत करती है क्योंकि अब वो अमीर थी और अपनी इज्जत नहीं खोना चाहती थी। पर लिली कहती है इस ड्रम जैसी औरत के लिए तुमने मेरी दोस्त को छोड़ा, तुम बेकार हो। मीजी गुस्से में ब्रूस से शिकायत करती है पर ब्रूस उसे चुप कराता है। तभी लिली कहती है यहाँ बहुत बदबू है, कहीं और बैठते हैं। बारटेंडर बताता है सिर्फ लग्जरी बॉक्स बचे हैं। वे हाँ कहते हैं। मीजी कहती है गरीब औरतों के पंख बहुत फैल रहे हैं। ब्रूस कहता है तुम्हें पता भी है ये 2 लाख के होते हैं, तुम दोनों पेमेंट कैसे करोगी। लिली चिल्लाकर कहती है दूसरों की बेइज्जती बंद करो। आन्या कहती है इस बेवकूफ से बहस बेकार है। फिर ब्रूस कहता है तुम गरीब हो, दारू का पैसा नहीं दे पाओगी। आन्या ब्लैक कार्ड निकाल कर कहती है इसमें अनलिमिटेड पैसा है। बारटेंडर कार्ड स्वाइप करता है और पेमेंट कट जाती है। सब हैरान रह जाते हैं। बारटेंडर आन्या से कहता है आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। ब्रूस पूछता है इतने पैसे कहाँ से आए। मीजी कहती है लगता है ये किसी की मिस्ट्रेस है तभी पैसे हैं, ना जाने कितने बॉयफ्रेंड होंगे। लिली गुस्से में चुप कराती है। आन्या कहती है मैं अमीर औरत हूँ, पैसा मेरे लिए मामूली है। मीजी कहती है मैं दिखाती हूँ असली अमीरी। अपना कार्ड देकर वाइन मंगवाती है और उसमें हाथ धोती है। फिर कहती है 1 बोतल से क्या होता है। आन्या कहती है मेरे लिए 10 बोतल लाओ। लोग चिल्लाते हैं। आन्या के लिए 10 बोतल आती हैं। लिली उनमें हाथ डुबोकर धोती है और मीजी के सामने लहराती है। फिर दोनों में कंपटीशन शुरू होता है। टेबल पर खड़ी होकर महंगी चीजें मंगाने लगती हैं। तभी वहाँ मिस्टर लू आता है जू के साथ। जैसे ही मिस्टर लू को अन्या ये सब करते हुए दिखाई देती है वह हैरान रह जाते हैं। सब कुछ देखने के बाद जू कहती है कि आज तो तुम्हें बहुत फायदा हुआ है, दुगने पैसे कमाए हैं, अब तुम्हें ट्रीट देनी चाहिए। फिर उन्हें बहुत ज्यादा बिल दिखाया जाता है। मिस्टर लू अन्या के पास जाने ही सालानाइका वाला होता है, लेकिन तभी कॉल आ जाती है और वह चला जाता है। तभी जू आन्या के हाथ में मिस्टर लू का ब्लैक कार्ड देख लेती है और सिक्योरिटी से पकड़वा देती है। वह कहती है तुमने ये कार्ड कैसे चुराया। आन्या कहती है यह मेरे हस्बैंड ने दिया है। जू कहती है ये कार्ड मिस्टर लू का है, वो तुम्हारा हस्बैंड कैसे हो सकता है। फिर जू उसका मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन तभी मिस्टर लू आ जाते हैं और कहते हैं
यह मेरी वाइफ है और ये फूजी परिवार से है। ये सुनकर ब्रूस पलटी मारता है और आन्या के सामने घुटनों पर गिरकर कहता है, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। आन्या कहती है, कुछ ऐसा करो जिससे मैं ट्रस्ट कर सकूं। ब्रूस खुद को थप्पड़ मारने लगता है। इसके बाद लिली कहती है, इन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। गार्ड उन्हें के खींच कर ले जाते हैं और वो भौंकते हुए जा रहे होते हैं। जू कहती है, मिस्टर लू, तुमने इससे शादी कैसे कर ली? और फिर पूछती है, क्या तुम मुझसे डिवोर्स देने वाले हो? लिली कहती है, ये लड़की तुम्हारे हस्बैंड से बहुत चिपक रही है, तुम्हें रोकना चाहिए। लेकिन आन्या कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर लू चाहता है कि आन्या आए और से इशारा करता है, लेकिन वह नहीं जाती। मिस्टर लू खुद उसे खींच लेता है और मिस्टर लू कहती है, मैंने इसे पहली बार देखा था और तभी प्यार हो गया था। वह आन्या को बोलने को कहती है, लेकिन आन्या कुछ नहीं बोलती। फिर पैसे का लालच दिया जाता है और आन्या बोलने लगती है। जू गुस्से में कहती है, कुछ दिन पहले तुम्हारा ब्रेकअप हुआ और अब प्यार हो गया, तुम मिस्टर लू के लायक नहीं हो। आन्या जवाब देती है, मैं अमीर हूँ तो क्यों नहीं, शायद तुम अपनी बात कर रही हो। जू गुस्से में मारने जाती है, लेकिन मिस्टर लू उसका हाथ पकड़कर धक्का दे देता है। जू कहती है, तुम इसे प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो? आन्या कहती है, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है। जू कहती है, ये बेइज्जती का बदला लूंगी और चली जाती है। मिस्टर लू अपना कार्ड आन्या को वापस देता है और कहता है, जितना चाहो खर्च करो। लिली बहुत खुश होती है और कहती है, तुम्हारा हस्बैंड बहुत अच्छा है। फिर आन्या उसे शॉपिंग पर ले जाती है। खूब शॉपिंग करती हैं, हैंडबैग, रिंग्स, क्लब, पार्टी और पूल में टाइम बिताती हैं। लिली कहती है, यह सपना लगता है। आन्या कहती है, जब तक तुम मेरे साथ हो यह हकीकत है। तभी मिस्टर चेन का कॉल आता है कि अनाथ आश्रम तोड़ा जा रहा है। फिर हम बुलडोजर वाला सीन देखते हैं जहां मिस्टर चेन सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हमें मारना पड़ेगा। तभी आन्या आती है और रोकती है, कहती है, मैं अमीर हूँ, अगर ऐसा किया तो भारी पड़ेगा। एक आदमी कहता है, जो अनाथ आश्रम में रही हो वो अमीर कैसे हो सकती है? बुलडोजर वाला आदमी हंसता है और कहता है, नाटक बंद करो। फिर उसकी दोस्त बताती है, ये फूजी परिवार के चेयरमैन की वाइफ है। वह हैरान होता है और कहता है, अनाथ आश्रम को तोड़ने का ऑर्डर खुद फूजी ग्रुप ने दिया है। यह सुनकर आन्या शॉक हो जाती है। उसकी दोस्त कहती है, जल्दी अपने हस्बैंड को कॉल करो। आन्या मिस्टर लू को कॉल करती है। मेरलू किसी मीटिंग में होता है, इसलिए फोन को साइलेंट पर कर देता है। तभी एक आदमी कहता है, देखा ना, उसने तुम्हारा फोन नहीं उठाया, लेकिन मेरा जरूर उठाएगा। पर जब वो कॉल करता है तो दूसरी तरफ एक लड़का कॉल उठाता है जिसका नाम चीन होता है और उसके बगल में जू बैठी होती है। वो आदमी चिन को बताता है कि एक लड़की हमारे काम में दखल दे रही है और खुद को तुम्हारी वाइफ बता रही है। इस पर चिन कहता है, जो भी सामने आए उसे खत्म कर दो, मेरी कोई वाइफ नहीं है। कॉल कट होने के बाद जू कहती है, वो फ्यूजिंग ग्रुप की बेटी है। चिन कहता है, ऐसा नहीं है, बल्कि मिस्टर लू ने एक लड़की को ढूंढा है जो फ्यूजिंग ग्रुप की बेटी बनने का नाटक कर रही है और तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं ये मैटर खुद हैंडल कर लूंगा और सच्चाई सामने लाऊंगा। दूसरी तरफ एक आदमी अनाथ आश्रम को तोड़ने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी आन्या उसे रोकती है और कहती है, मैं ये जमीन खरीदना चाहती हूँ, एक दिन का टाइम दो। फिर अपना ब्लैक कार्ड दिखाकर कहती है, अगर मैं पैसे नहीं लाई तो ये रख लेना। ब्लैक कार्ड देखकर वो सोचता है कि ये फ्यूजिंग परिवार से जुड़ी है और उसे एक दिन का टाइम दे देता है। अब मिस्टर लू के घर पर जू उससे मिलने आती है और कहती है, मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हूँ। 30 साल पहले आज ही के दिन तुम्हें यहाँ लाया गया था। लेकिन मिस्टर लू कहता है, मेरा कोई बर्थडे नहीं है और ना ही कुछ सेलिब्रेट करना है। जू कहती है, मुझे पता है तुमने उस लड़की से अपनी मर्जी से शादी नहीं की, जरूर कोई मजबूरी रही होगी और वो उसे जबरदस्ती हक कर लेती है। मिस्टर लू उसे हटने को कहता है, लेकिन वो नहीं हटती। तभी आन्या वहां आ जाती है और गुस्से में जू को दूर करती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ पीछे मेरे घर को तोड़ने की? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो हॉस्पिटल जाओ। जू कहती है, मैं तो सिर्फ मिस्टर लू से मिलने आई थी, क्या तुम्हें दोस्ती नहीं समझ आती? आन्या कहती है, दोस्ती भड़ में जाए, सब समझ रही हूँ, तुम्हारी नजर मेरे हस्बैंड पर है। और मिस्टर लू का हाथ पकड़ते हुए कहती है, तुम्हें मेरे पति के पास आने की इजाजत नहीं। मिस्टर लू ये देखकर इम्प्रेस होता है और पूछता है, तुमने कॉल क्यों किया था? आन्या बताती है कि आज किसी ने फ्यूजिंग ग्रुप की तरफ से आश्रम तोड़ने भेजा था, इसलिए कॉल किया। फिर मिस्टर लू पूछता है, तुम आश्रम क्यों गई थी? आन्या कुछ कहने ही वाली होती है कि जू बोल पड़ती है, ये अपने पुराने आशिक से मिलने गई होगी। आन्या कहती है, मैं उसी अनाथ आश्रम में पली बढ़ी हूँ और बच्चों और डीन से मिलने गई थी। फिर कहती है, लगता है तुमने अपने आशिक को ही भेजा होगा, पहले खुद मेंटल हॉस्पिटल जाकर इलाज कराओ। जू चिढ़कर कहती है, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? आन्या कहती है, तमीज तो तुम्हें होनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने पति से बात कर रही हूँ, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? जू कुछ कहने ही वाली होती है कि मिस्टर लू बीच में आकर उन्हें शांत करता है और सोचता है कि आन्या ने कहा वो अनाथ आश्रम में पली है, शायद वहीं से कोई सुराग मिले कि वो फ्यूजिंग परिवार की असली बेटी है। फिर आन्या
उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, आश्रम को मत तुड़वाओ, बच्चे छोटे हैं और कहाँ जाएंगे। तभी एल्यू कहती है, तुम पहले से प्लानिंग कर चुकी थी उस जमीन के लिए। मिस्टर लू का हाथ पकड़कर आन्या कहती है, प्लीज हस्बैंड कुछ करो। पर मिस्टर लू कहता है, सब प्लान हो चुका है और बच्चों को दूसरे आश्रम भेज दिया जाएगा। आन्या गुस्से में कहती है, ये तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, लेकिन मैं खुद ये मैटर हैंडल करूंगी। अगले दिन मिस्टर लू ऑफिस में मीटिंग करता है और किन को डांटता है कि पहले लोगों को हटाना चाहिए था, सीधा बुलडोजर क्यों भेजा। फिर गुस्से में वहां से चला जाता है, जिससे चिन बहुत नाराज हो जाता है। आश्रम में एक आदमी बुलडोजर लेकर आता है और आन्या से पैसे मांगता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। वो बच्चों को अंदर भेजकर खुद सामने खड़ी हो जाती है, जिससे उसे चोट भी लगती है। तभी अचानक रिपोर्टर्स आ जाते हैं और आदमी रुक जाता है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लिली और आन्या ने मिलकर प्लान बनाया था कि रिपोर्टर्स को बुलाकर आश्रम में हो रहे अन्याय को सबके सामने लाएंगे। इसके लिए उन्होंने उन्हें पैसों का लालच भी दिया था। प्रेजेंट में रिपोर्टर्स आन्या से सवाल करते हैं कि वह यहाँ पली बड़ी हैं, फिर भी आश्रम तोड़ा जा रहा है। तभी वो आदमी कहता है कि यह मिसेज फू नहीं है और फूजी ग्रुप की असली बेटी अब तक लापता है। वह आन्या पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि मिस्टर लू आकर कहता है कि ये उसकी पत्नी है। रिपोर्टर्स के सामने मजबूर होकर वो मान जाता है। मिस्टर लू गुस्से में आन्या से पूछता है कि ये सब क्या है, तो आन्या कहती है कि वो सिर्फ आश्रम को बचा रही है और प्यार से कहती है, मेरे प्यारे पतिदेव प्लीज इस जगह को मत तोड़िए। आन्या की बात सुनकर मिस्टर लू चौंक जाता है और गुस्से से कहता है कि अगर वह रिपोर्टर्स के सामने मना करेगा तो उसकी इमेज खराब हो जाएगी। मजबूर होकर वह कहता है कि आश्रम नहीं तोड़ा जाएगा। रिपोर्टर्स उसकी तारीफ करते हैं कि वह अपनी वाइफ से कितना प्यार करता है। मिस्टर लू गुस्से में वहां से चला जाता है। आन्या परेशान होती है कि कहीं अब वह उसे पैसे न दे। लिली कहती है कि वह उसका हस्बैंड है और उससे प्यार करता है, जाकर उसे मनाओ और कुछ खास तोहफा दो। आन्या कहती है कि वह क्या दे सकती है। लिली उसे एक छोटी सी डॉल देती है जो पहले आन्या ने उसके बर्थडे पर खुद बनाई थी। तभी आन्या को याद आता है कि आज उसका भी बर्थडे है। वह डॉल देने का प्लान बनाती है। लिली आन्या को कार के पास लेकर जाती है। मिस्टर लू से कहती है कि आन्या के पास सरप्राइज है और भाग जाती है। मिस्टर लू हैरान होकर पूछता है कि यह क्या प्लान है और कितना खर्च किया। आन्या कहती है कि उसने पैसे नहीं खर्च किए, बल्कि ये खुद बनाया है। वह कीचेन दिखाती है, लेकिन वह गिर जाता है और मिस्टर लू का पैर उस पर पड़ता है। आन्या गुस्से में उठाकर कहती है कि यह उसने अपने हाथों से बनाया है। मिस्टर लू उसे उठाकर देखता है तो उस पर हैप्पी बर्थडे लिखा होता है। वह चौंकता है और आन्या सोचती है कि उसकी पोल खुल गई, लेकिन मिस्टर लू खुश हो जाता है क्योंकि आज उसका सच में बर्थडे होता है। वह सोचता है कि आन्या को उसकी कितनी परवाह है। वह कहता है कि आज तक किसी ने उसे बर्थडे पर कुछ नहीं दिया और शुक्रिया कहता है। आन्या शॉक होकर पूछती है कि एक सीईओ का बर्थडे किसी ने क्यों नहीं मनाया। मिस्टर लू बताता है कि वह अडॉप्टेड है, इसलिए कभी किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया। आन्या कहती है कि अब मैं हूं ना। मिस्टर लू मजाक करता है कि यह डॉल डरावनी है और उसे रात को देखकर बुरे सपने आएंगे क्योंकि यह बिल्कुल आन्या जैसी है। आन्या गुस्से में कहती है कि अब कभी गिफ्ट नहीं दूंगी और वहां से भाग जाती है। को अपने ड्राइवर को देकर कहता है, जितना जल्दी हो सके इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो। दूर से हमारी हीरोइन चिल्लाकर कहती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जिस पर यह बंदा कहता है, मैं मजाक कर रहा था, और उसके पीछे भागकर जाता है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम हमारे हीरो को मीटिंग में देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग उसको बोल रहे थे, ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लड़की के लिए तुम हमारा कंपनी का इतना सारा घाटा कैसे करा सकते हो। पर वो कहता है वह कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि फूजी ग्रुप की बेटी है। पर तो तुरंत ही खीन कहता है, हम तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे करें। हम में से कोई भी उस लड़की को नहीं जानता और ना ही कभी उसे देखा है। जिसके बाद कंपनी के अदर मेंबर्स कहते हैं, बेहतर होगा कि तुम उस लड़की को हम सभी से मिलवाओ, या फिर तुम एक काम करो, उसे कंपनी में लेकर आओ इंटर्नशिप पर। जिसके लिए हमारा हीरो राजी हो जाता है। अगले सीन में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं, जो कि कंपनी के बाहर आती है तो कंपनी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वह कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। पर फिर हमें पिछली रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर हमारा हीरो उसे कहता है, तुम्हें कंपनी में इंटर्नशिप करनी होगी और तुम्हें उसकी सैलरी 1 मिलियन मिलेगी और तुम्हें साबित करना होगा कि तुम फूजी ग्रुप की बेटी हो, बिकॉज सभी लोग तुमसे मिलने को बेकरार हैं। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। तभी यहाँ पर ब्रूस भी आ जाता है और एक बार फिर से हमारी हीरोइन के पीछे पड़ जाता है, जिस पर वह उसे अपनी रिंग दिखाते हुए कहती है, मैं पहले से शादीशुदा हूँ तो बेहतर होगा मेरे आगे पीछे घूमना बंद करो। जब ब्रूस उसे ज्यादा परेशान करता है तो वह उसे पीटना शुरू कर देती है और तभी यहाँ पर मिस्टर लू भी आ जाता है। साथ में जू भी होती है। उनको ऐसे देखकर जू तुरंत ही कहती है,
मुझे लगता है कि हमें उस कपल को परेशान करना ही करना चाहिए। जिस पर मिस्टर लू कहता है, अगर तुम्हारे मुंह से कुछ अच्छा नहीं निकलता तो बेहतर होगा अपनी जुबान को लगाम देकर रखा करो। और वह आन्या के पास जाता है और जाकर उसका हाथ पकड़ के कहता है, यह तुम क्या कर रही हो? ये जूता हाथ में पकड़ने के लिए नहीं बल्कि पैर में पहनने के लिए होता है, इसे चुपचाप पहन लो। जिसके बाद वह अपने जूते को पहन लेती है। तभी ब्रूस कहता है, यहाँ पर मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने आया हूँ, तुम होते कौन हो बीच में आकर बकवास करने वाले। अब यहाँ पर जू भी जल्दी से मिस्टर लू का हाथ पकड़ते हुए कहती है, वो लोग पहले से ही गरीब होते हैं, उन्हें कितना भी सोने का कटोरा दे दो वह वैसे ही रहेंगे। इस पर तो हमारा हीरो जल्दी से आन्या की तरफ इशारा करता है। जिसके बाद यह बंदी जाती है और उसे धक्का देकर कहती है, बेहतर होगा कि तुम खुद की ही सेल्फ रिस्पेक्ट करो। बार बार यूं दूसरों के पतियों से चिपकना अच्छी बात नहीं होती। फिर वो मिस्टर लू का हाथ पकड़ के कहती है, अगर तुम वाकई में मेरे हस्बैंड को पसंद करती हो तो चलो ठीक है, मैं तुमको उसकी मिस्ट्रेस बनने की इजाजत दे सकती हूँ। सुनकर तो जू को बहुत गुस्सा आता है और तभी हमारी हीरोइन जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगती है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं जरा ध्यान से सुनो, मैंने अपने हस्बैंड के लिए एक मिस्ट्रेस को रखा है। ये सुनकर तो हमारे हीरो को भी हंसी आ जाती है। इसके बाद ये दोनों अंदर चले जाते हैं और जू वहीं पर मुंह बनाते हुए रह जाती है और फिर यह ब्रूस को डांटती है, और जिससे हमें साफ समझ आता है कि इस बंदी के कहने पर ही ब्रूस यहाँ पर आया था। अगले सीन में हम हमारे हीरो और हीरोइन को देखते हैं जहाँ पर ये लोग मीटिंग रूम में होते हैं। यहाँ पर आन्या की बॉडी बुरी तरीके से कांप रही थी। हमारा हीरो जब उसे इस तरीके से हिलते हुए देखता है तो कहता है, क्या तुम बहुत ही ज्यादा घबराई हुई हो? जिस पर वह कहती है, घबराइए, ये क्या होता है? घबराना तो मैंने कभी सीखा ही नहीं है। जिस पर वह कहता है, देखो दिमाग से काम लो, इस तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये काम बहुत ही ज्यादा आसान है और कांपना बंद करो। जिस पर वो कहती है, मैं कांप नहीं रही। इस पर मिस्टर लू उसकी बॉडी को अपनी फिंगर से टच करता है और फिर स्माइल करते हुए कहता है, क्या वाकई में तुम कांप नहीं रही? जिसके बाद यह बंदी बड़ी मुश्किल से अपनी बॉडी को कंट्रोल करती है और फिर कहती है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मैं घबरा नहीं रही। फिर थोड़ी देर बाद कहती है, देखो मेरी बहुत ज्यादा फटी पड़ी है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे लगता है कि उनके सामने तुरंत ही मेरी सच्चाई आ जाएगी और वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। पर हमारा हीरो उसे गौर से देखता है और कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर तुम्हें वैसे ही करना है जैसे तुमने नीचे किया था। जिस जोश में तुम नीचे गालियां दे रही थी उसी जोश में तुम्हें यहाँ पर भी बात करनी है। उसके अंदर और भी कॉन्फिडेंस लाने के लिए वह कहता है, देखो यहाँ पर जो भी लोग आएंगे वह तुम्हारे सामने चींटी के बराबर है, ये सब तुम्हारे बाप के नौकर हैं, उन सबको तुम्हारा भी नौकर बनना है तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करना। जिसके बाद तो ये बंदी फुल कॉन्फिडेंस में आ जाती है। मिस्टर लू के पास एक कॉल आती है और वह कॉल रिसीव करने के लिए बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद यह बंदी फुल एटीट्यूड में बैठने की तैयारी कर रही होती है। तभी यहाँ पर आ जाता है। ये बंदी पीछे मुड़कर नहीं देखती और उसकी आहट सुनकर ही कहती है, तुम इतना जल्दी वापस आ गए? वैसे परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारा पैसा लिया है, इसलिए मैं एक प्रोफेशनल की तरह ही यहाँ पर पेश आऊंगी। वैसे दूसरी पीढ़ी का अमीर होना बहुत ही अच्छी बात है। काश मैं पूरी यह सारी बातें किन रिकॉर्ड कर लेता है। वह जाकर धीरे से उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और ये पीछे मुड़कर देखती है तो घबरा जाती है और जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है क्योंकि इससे पहले यह सारी बकर बकर कर चुकी थी। वो कहती है, तुम कौन हो? जिस पर चिन कहता है, मैं कौन हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि तुम्हारी सच्चाई सामने आ चुकी, यहाँ पर तुम प्रोफेशनल बनने का नाटक करोगी। जिसके बाद तो ये बंदी पूरी तरीके से घबरा जाती है और दूसरी तरफ मुड़कर खड़ी हो जाती है और अपना दिमाग चलाना शुरू कर देती है कि आगे उसे क्या करना है। जिसके बाद ये पीछे घूमती है और कहती है, मुझे माफ करना, मुझे लगे कि तुम मेरे दोस्त हो, मैंने तुम्हें एक गलत इंसान समझ लिया था। लेकिन यह बंदा धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है और ये उसे पीछे हटने को कहती है। पर तभी यहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है। जिसके बाद ये जल्दी से मिस्टर लू के पास भागकर पहुंच जाती है और कहती है, फाइनली तुम आ गए। मिस्टर लू लेकिन से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर वो कहता है, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, इसीलिए बस मैं यहाँ पर यूं ही आया था चेक करने के लिए कि क्या सब कुछ ठीक है। जिसके बाद फाइनली यहाँ पर मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। मीटिंग में एक आदमी कहता है, ये दिखने में वाकई में ग्रैंडफादर के जैसी ही है। इस पर एक आदमी कहता है, देखो कोई भी किसी के भी जैसा दिख सकता, हम इस पर किसी को ऐसे साबित नहीं कर सकते कि वो वाकई में उनकी डॉटर है। लेकिन हमारा हीरो कहता है, ये वाकई में उनकी डॉटर है और ये कंपनी इसी की है। इस पर चिन कहता है, ठीक है, उनकी डॉटर को अगर हम ये कंपनी देते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर ये किसी गलत इंसान के हाथों में चली गई तो मिस्टर फूजी की सारी मेहनत बर्बाद चली जाएगी और ये लड़की तो उनकी डॉटर है भी नहीं और इसका प्रूफ मेरे पास है
और वो उस रिकॉर्डिंग को चला देता है। और यहाँ पर हमारा हीरो तो पूरी तैयारी के साथ आया था और वो डीएनए रिपोर्ट भी सभी को दिखा देता है, जिसके बाद सबकी बोलती बंद हो जाती है और फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं कि इनका दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब होता है, जो उससे कहती है अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर वह धीरे से उसके कान में कुछ कहता है। अब हम हमारी हीरोइन को काम करते हुए देखते हैं, जहाँ यहाँ पर एन नाम की लड़की उसके साथ बात करने लगती है और वो उसके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आती है, साथ ही उसे काम के बारे में समझा रही होती है। पर पीछे से मैंडी आती है और साथ में 2 लड़कियां भी होती हैं और वह उन्हें हमारी हीरोइन के पास भेजती है परेशान करने के लिए। ये दोनों लड़कियां आते ही हमारी हीरोइन के ऊपर चढ़ जाती है और झगड़ा करना शुरू कर देती हैं। उसके कपड़े भी खींचने लगती है एंड जल्दी से भागकर वहां से चली जाती है। लेकिन हमारी हीरोइन कहती है अभी मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, और वो टेबल के नीचे से अपने पैसों का ब्रीफकेस निकालती है। जी, ये बंदी वैसे कमाल है, हर जगह ब्रीफकेस साथ लेकर चलती है। वो ब्रीफकेस को खोलती है, इतना सारा पैसे है। साथ देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये बंदी कहती है सभी के पास यहाँ पर पैसा कमाने का मौका है, जो इनको एक थप्पड़ मारेगा उसे 10,000 मिलेंगे। वो एक लड़की से आगे आकर थप्पड़ मारने को कहती है, लेकिन उस लड़की को इस बात पर यकीन ही नहीं होता। पर उन 2 लड़कियों में से एक लड़की का बहुत ही ज्यादा लालची होती है। हमारी हीरोइन उसी से कहती है मैं तुम्हें 20,000 दूंगी। इस पर पहले वाली लड़की कहती है ये ऐसा कभी नहीं करेगी, लेकिन दूसरी लड़की तो उसे थप्पड़ मार देती है। इसके बाद वह लड़की भी खड़ी हो जाती है जिससे पहले ऑफर किया गया था। वह कहती है क्या मेरे पास एक और चांस है? इस पर हमारी हीरोइन कहती है यहाँ पर बैठे हुए हर एक इंसान के पास पैसा कमाने का अच्छा मौका है, तो जल्दी आओ, थप्पड़ मारो और पैसे लेकर जाओ। दूसरी तरफ एनहसीमा हमारे हीरो के पास पहुंच जाती है और उसे जाकर बताती है कि आपकी वाइफ को परेशान किया जा रहा है। लेकिन जब वह बंदा यहाँ पर पहुंचता है तो वह देखता है कि हमारे हीरोइन बैठकर पैसे बांट रही होती है और लाइन लगाकर सब थप्पड़ मारकर जा रहे होते हैं। और जैसे ही ये बंदी हमारे हीरो को देखती है तो खड़े होकर कहती है मेरे प्यारे हस्बैंड, आखिरकार तुम आ गए। जो लड़की बिट रही होती है वह जाकर मिस्टर लू के पैर पकड़ लेती है और कहती है प्लीज मुझे बचाओ। लेकिन मिस्टर लू तो उसे साइड में धकेल देता है, जिससे दाल की तरह फ्लोर पर फैल जाती है। मिस्टर लू को देखकर आन्या यहाँ पर एक्टिंग करना शुरू कर देती है कि मुझे काफी ज्यादा चोट लगी है, मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जिसके बाद वह उस लड़की को जॉब से फायर कर देता है, साथ ही एनी को गोद में उठाकर वहां से ले जाता है। वो उसे एक रूम में लेकर आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसको कंपनी में इस तरीके का बिहेव नहीं करना चाहिए, वरना लोग यही कहेंगे कि वो बहुत ही ज्यादा घमंडी है और पैसे का घमंड दिखाती है। पर आन्या उसे कहती है मेरे साथ गलत हो रहा था, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, पहले मेरे साथ किया गया। लेकिन सामने से यह बंदा उसे डांट देता है तो वह नाराज हो जाती है और दूसरी तरफ घूमकर उसे बातें सुनाना शुरू कर देती है। पर जब वह पीछे घूमती है तो यह बंदा पहले से ही जा चुका था। जिसके बाद यह अपने फोन में उसका फोटो खोलती है और उसको डांटना शुरू कर देती है, साथ ही अपने फोन की स्क्रीन पर ही पंच मार रही होती है। तभी यहाँ पर छिन आ जाता है। वह कहता है मैंने सुना है आपके पैर में चोट लगी है, इसीलिए मैं दवाई लेकर आया हूँ। पहले तो वह जाने लगती है, लेकिन जब वह देखती है कि हमारा हीरो उसी तरफ आ रहा है, वह भी दवाई लेकर, तो ये बैठकर अपने पैर पर दवाई लगवाना शुरू कर देती है। ये देखकर तो मिस्टर लू को बहुत ज्यादा जेल सी होती है, इसीलिए वह आगे आता है। छिन को साइड करके इस बंदी को अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जाता है और साइड में लाकर उसे बहुत ही ज्यादा डांटता है कि उसे गैर मर्दों से अपने काम नहीं कराने चाहिए। साथ ही वह उसके पैर में दवाई भी लगाता है। अब हम आन्या को उसकी दोस्त के साथ देखते हैं, जहाँ पर वह उसे बताती है कि अचानक से उसके पति को दौरे पड़ने शुरू हो गए हैं। वह जेलस फील करता है जब वह किसी और आदमी के साथ होती है। इस पर लिली बताती है यही तो प्यार होता है। अब हम एना को देखते हैं जो कि आन्या को एक मीटिंग में लेकर आती है। जब यह बंदी यहाँ पर मिस्टर लू को देखती है तो जाने लगती है। इस पर एन समझाती है अगर आप ऐसे चली गई तो वह समझेंगे कि आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती, इसलिए आपको रुकना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जिसके बाद ये बंदी मीटिंग में रुक जाती है और यहाँ पर काफी ज्यादा ड्रिंक करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी वेटरों में से यहाँ एक वेटर ब्रूस भी होता है, जिसके हाथ में दवाई होती है और चुपचाप उसने वह दवाई आन्या के ग्लास में मिला दी होती है, जिससे यह बंदी काफी ज्यादा नशे में हो जाती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हम आन्या को एक पेड़ पर लटके हुए देखते हैं, जहाँ पर हमारा हीरो इसे चलने को कहता है, लेकिन यह तो पेड़ को कस के पकड़ के खड़ी हुई थी और जाने से इनकार कर देती है। साथ ही एलियान से यह भी कहती है तुम तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, मेरे पति से भी ज्यादा हैंडसम हो। लेकिन यह बंदे को गुस्सा आ जाता है और यह बंदा यहाँ से चला जाता है। पर आन्या तो अभी भी पेड़ से चिपक कर खड़ी हुई थी। तभी यहाँ पर एक कार आती है और कार से बाहर आता है ब्रूस, जो कि उसको लेकर चला जाता है और कार की बैक सीट पर बिठाता है।
जहाँ पर पहले से ही जू बैठी हुई थी। वो कहती है, मैंने इसके लिए बहुत पैसा खर्च किया है, इस बार हमारी प्लानिंग बर्बाद नहीं होनी चाहिए। इस पर ब्रूस कहता है, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड वो उसको अपने घर पर लेकर आ जाता है, जहाँ पर ये बंदी अभी भी बेहोश होती है। वो कहता है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इसमें मेरी गलती नहीं है, ये तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, बिकॉज तुम इस तरीके का बिहेव करती हो। ये बंदा हमारी हीरोइन के साथ कुछ कर पाता कि उससे पहले यहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है और उसको बचा लेता है, साथ ही इसको पुलिस से भी अरेस्ट करवा देता है। इसके बाद मिस्टर लू उसको घर पर लेकर आता है और वह अभी भी नशे में होती है और लगातार उससे चिपके जा रही थी। जिसके बाद यह बंदा उसे उठाता है और जाकर पानी में डुबो देता है। जिसके बाद फाइनली इसका नशा उतर जाता है और यह नहा धोकर बाहर आ जाती है। अब अगले दिन हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यह मस्त अपने डेस्क पर बैठी हुई थी। लेकिन तभी यहाँ पर जू आ जाती है और वह सभी को फोटो दिखाती है। वह फोटो उसी मीटिंग का होता है जहाँ पर यह बंदी अपने हस्बैंड के साथ गई थी, लेकिन इन लोगों ने उस तरीके से फोटो लिया था जिसमें यह सिर्फ उस आदमी के साथ नजर आ रही थी। यहाँ पर उस आदमी की वाइफ भी आती है और इस बेचारी के ऊपर एलिगेशन लगाने लगती है कि ये उसके हस्बैंड को सिड्यूस कर रही थी। पर यहाँ पर उसका हस्बैंड भी आ जाता है और उसे खींचकर वहां से ले जाता है। अब हमारी हीरोइन मस्त बैठकर ड्रामा देख रही होती है। पीछे से हमारा हीरो आ जाता है और उसे हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद वह जल्दी से ड्रामा को बंद कर देती है और स्क्रीन को छिपाना शुरू कर देती है। इसके बाद ये लोग सोचते हैं, आखिर यह ऐसा क्या करें जिससे सच्चाई सामने आ जाए कि यह सब कुछ किसने किया था। जिसके बाद ये लोग एक खतरनाक सा प्लान बनाते हैं और हम इन सभी को मीटिंग रूम में देखते हैं, जहाँ पर हमारा हीरो बेचारी आनिया के ऊपर चिल्ला रहा था कि तुम इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो, तुम्हारी वजह से कंपनी का बहुत सारा नुकसान हुआ है, साथ ही बेइज्जती भी हुई है, इसीलिए मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा और यहाँ से निकाल दूंगा। पर तभी यहाँ पर चिन खड़ा होता है और कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, वह तुम्हारी वाइफ है, क्या पता वाकई में उसको कोई फंसाने की कोशिश कर रहा हो, एक बार उसकी बात तो सुन लो। जिस पर वह कहता है, तुम्हें ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। इस पर चिन कहता है, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं यहाँ पर साबित कर दूंगा कि ये गलत नहीं है जबकि इसके साथ गलत हुआ है, और अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो तुम्हें अपनी जगह मुझे देनी होगी और मैं कंपनी का चेयरमैन बनूंगा, जिसके लिए हमारा हीरो राजी हो जाता है। इसके बाद हम इस बंदे को उसके केबिन में देखते हैं, जहाँ पर उसके साथ जू भी होती है। वह कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने ये क्या किया है। इस पर वह कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम्हारे नाम कुछ भी नहीं आने वाला। अब हम एक बार फिर से मीटिंग देखते हैं, जहाँ पर ये लोग एक नकली सबूत बनाते हैं और साबित कर देते हैं कि हमारी हीरोइन ने ऐसा कुछ नहीं किया। जिसके बाद चिन उसको कहता है, अब जल्दी से अपनी चेयरमैन की कुर्सी मेरे हवाले सौंप दो। लेकिन तो यहाँ पर फुल सबूत के साथ बैठा था और वह उस वीडियो को चला देता है जिसमें ये दोनों रूम में बैठकर प्लानिंग कर रहे थे। बस फिर क्या था, इनकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है और एक पुलिस ऑफिसर आकर चिन को अरेस्ट करके ले जाता है। लेकिन जो इतनी आसानी से पास नहीं आने वाली थी, वो यहाँ पर आनिया के नकली पेरेंट्स को ले आती है। साथ ही मीडिया वाले भी होते हैं और ये बुढ़ा बुढ़ी भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे होते हैं। वो आते ही सीधा हमारी हीरोइन से चिपक जाते हैं और कहते हैं, हमारी बेटी तुम कैसी हो। अब यह बंदी ने कभी अपने माँ बाप देखे नहीं, ये अचानक से देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर धरती से पैदा हुए हैं या पेड़ से गिरे हैं। लेकिन हमारा हीरो उसे अपनी साइड कर लेता है और कहता है, तुम लोग कौन हो। जिस पर वो कहते हैं, हम इसके पेरेंट्स हैं। इस पर मिस्टर लू कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ आप लोग झूठ बोल रहे हैं। एंड वो डीएनए रिपोर्ट दिखाता है। इस पर तो वह औरत भी अपनी पॉकेट से डीएनए रिपोर्ट निकालकर दिखाने लगती है, लेकिन हमारा हीरो उन्हें बाहर निकलवा देता है। इसके बाद यह लोग कंपनी के बाहर तमाशा करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर लिली आ जाती है और वह कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है इस डीएनए रिपोर्ट के अलावा। लेकिन इन लोग के पास कुछ नहीं था, इसलिए यह लगातार डीएनए रिपोर्ट को ही निकाल रहे थे। वह कहती है, अगर यह तुम्हारी बेटी है तो कोई इसकी बॉडी पर ऐसा निशान होगा जो तुमने देखा होगा। तभी पीछे से जो उन्हें इशारा करके बताती है निशान के बारे में, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ऐसा तो कोई निशान है ही नहीं। लिली कहती है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ, चलो अब अपने बेटे से मिल लो। और यहाँ पर उनका बेटा आ जाता है जो कि उनके ऊपर चिल्लाता है और डांटता है। वो कहता है, आप पैसे के लिए इतने ज्यादा पागल कैसे हो सकते हैं। साथ ही वह हमारे हीरो और हीरोइन से भी माफी मांगता है। इसके बाद वो लोग यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि उन्होंने ये सब झूठे कहने पर किया था। जिसके बाद यहाँ भी वही होता है जो कि हर ड्रामा में होता है, पुलिस इनको लेकर रफा दफा हो लेती है। अगले सीन में हम हमारी हीरोइन को रोड पर देखते हैं, जो कि कुछ लोगों को पड़े हुए देखती है तो उनकी मदद करने जाती है, लेकिन तभी कोई इसका किडनैप कर लेता है। जब इस बंदी को होश आता है तो यहाँ पर इसके पीछे हमारा हीरो भी बंधा हुआ होता है और इनका किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि जू ने किया था। एंड
यहाँ पर जू की हालत बड़ी बेकार होती है। उसके कपड़े भी फटे हुए थे। उसकी हालत इतनी ज्यादा बेकार थी, फटे हुए कपड़े, इसके बावजूद भी ये लोगों को पैसे देकर इन लोगों का किडनैप करवा लेती है। इन लोगों को कुछ कर पाती कि उससे पहले ही ये लोग अपने हाथ खोल लेते हैं और हमारा हीरो इस बंदी को गिरा देता है। पर ये अपनी पॉकेट से चाकू निकालकर उसके ऊपर हमला करती है और हमारी हीरोइन बीच में आ जाती है, जिससे चाकू से लग जाता है। जिसके बाद ये बंदा उसे अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल तक लेकर जाता है। अगले सीन में हम लेकिन हमारा हीरो डॉक्टर के पास देखते हैं। वह डॉक्टर से कहता है वह कैसी है, जिस पर डॉक्टर कहते हैं देखो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। उस चाकू जो लगा था वह किडनी पर लगा था, जिससे हमें किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा, पर कोई बेहतर किडनी मिल नहीं रही। इसके बाद हमारा हीरो डिसाइड करता है कि वह अपनी किडनी डोनेट कर देगा और इसके बाद होता भी वैसा ही है। इन लोगों का ऑपरेशन हो जाता है। अगले सीन में जब आन्या को होश आता है तो उसके साइड में हमारा हीरो भी बैठा हुआ था। लिली डोंट भी यहाँ पर उससे मिलने के लिए आती है, जो कि उसके लिए टेस्टी खाना भी लेकर आई थी। लेकिन यहाँ पर इस बंदी का मूड काफी ज्यादा खराब होता है। अब हम इसको घर पर देखते हैं। मिस्टर लू आस्कुस जब इसके पास आकर बैठता है तो ये उसके साथ अच्छे से बात नहीं करती। वो कहता है आखिर तुम्हें हुआ क्या है? इस पर वो कहती है हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। जिस पर वो कहता है पर हम अभी भी हस्बैंड वाइफ है, मैंने तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया है। जिस पर ये कहती है मुझे मेरे 5 मिलियन चाहिए। अगले सीन में हम इसको घर पर देखते हैं, जहाँ पर ब्रूस जाता है और वह काफी ज्यादा गुस्से में होता है। उसको देखकर ये एकदम ही घबरा जाती है, बिकॉज वो अपना रिवेंज लेने के लिए आया था। ये कुछ कर पाता कि यह बंदी उसके सर पर वार करती है और जल्दी से हमारे हीरो को कॉल करती है। हमारा हीरो जो कि उस डोल को देख रहा था और हमारे हीरोइन को याद कर रहा था, फोन को देखकर वह जल्दी से वहां के लिए भागता है। जिसके बाद यह बंदा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दरवाजा नॉक होता है तो वहां से भाग जाता है। मिस्टर लू जल्दी से घर के अंदर आता है तो वह देखता है आन्या बेहोश होती है। जिसके बाद वो फोन करके कहता है 1 घंटे के अंदर उस आदमी को जल्द से जल्द अरेस्ट करो, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब वो हमारी हीरोइन को जगाने की कोशिश करता है और वह जाग भी जाती है और जागते ही उसको किस कर लेती है। अब जब वो अगली सुबह जागती है तो वह नोटिस करती है कि उसके पास मिस्टर लू भी लेटा हुआ है। ये देखकर वह पहले तो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और फिर याद करने की कोशिश करती है कि आखिर क्या क्या हुआ था। इसके बाद वह जल्दी से अपने कपड़े पहनती है और वहां पर रखे हुए कार्ड को उठाती है, जो कि 5 मिलियन का होता है। साथ ही वह डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है और उन्हें डस्टबिन में फेंक कर वहां से चली जाती है। जब हमारा हीरो जागता है तो वह सबसे पहले उसे ढूंढता है और फिर उसकी नजर डस्टबिन पर पड़ती है। जैसे ही वह उस पेपर को देखता है तो परेशान हो जाता है और कॉल करके उसे बात करने की कोशिश करता है, पर वह तो काफी दूर जा चुकी थी। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आन्या वापस चाइना आती है और इसका एक 5 साल का बेटा भी होता है। इन हीरोइनों को 5 साल बाद ही याद आता है कि इनके बच्चों का बाप चाइना में बैठा है और इन्हें वापस चाइना जाना चाहिए। सबसे पहले अपने बेटे को लेकर अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर किया लिली हमारे हीरो को बुला लेती है एंड ये अपने बेटे को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद ये बंदा हमारे हीरोइन को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ये बंदी तो मानने का नाम ही नहीं लेती। जिसके बाद ये उसके सामने अपने आंसू गिराता है और कहता है प्लीज मुझे एक चांस दे दो, एंड वह उसको वही डॉल भी दिखाता है। अब ये उस डॉल को देखकर इमोशनल हो जाती है और फिर उसे एक मौका देने को तैयार हो जाती है। इसके बाद हमारा हीरो उसके सामने अपना लव कन्फेस करता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।